आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिफॉर्म शेल की वजह से। यूनिफॉर्म शेल को ही हम लोग हॉलो स्फीयर भी कहते हैं। यूनिफॉर्म शेल बोल दूं या हॉलो स्फीयर बोल दूं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ये इस हॉलो स्फीयर का सेंटर है सी यहाँ पर, और ये इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है आर। इस हॉलो स्फीयर के पास चार्ज है कुछ क्यू, और ये जो चार्ज है ये इस हॉलो स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हेन आई से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मेरे कहने का मतलब है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो इसके सरफेस एरिया पर हुआ है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है, खाली है, और इसके हर बराबर बराबर सरफेस एरिया पर बराबर बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब चार्जेस पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म तरीके से बिखरे हुए हैं, यूनिफॉर्म तरीके से बिखरे हुए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा, इसके लिए हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। डेरिवेशन के लिए हमारे पास एक दूसरा इजियर मेथड है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो गॉस लॉ वाले मेथड से हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। तो अभी बस एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें इधर किसी पॉइंट पी पर, जो कि सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये पॉइंट पी इस सेल के अंदर है। तो अंदर किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर? एनीवेयर इनसाइड शेल। इस शेल के अंदर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मेरे कहने का मतलब है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल के किसी भी पॉइंट पर अंदर कहीं पर भी, सेंटर पर, सेंटर के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? जीरो होता है। रट लेना है, याद रखना है। प्रूफ भी कर देंगे आगे चल के, गॉस लॉ से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर आउटसाइड सेल, सेल के बाहर किसी पॉइंट पर, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, यहां निकालना है, या इवन सरफेस पर निकालना है। सेंटर से आर डिस्टेंस आगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इस सेल को हटाकर एक पॉइंट चार्ज लेकर चले आइए। क्या कीजिए कि सेल को भूल जाइए, सेल को भूलकर एक पॉइंट चार्ज लेकर आइए, और वो पॉइंट चार्ज रख दीजिए इसके सेंटर पर। कहां रखना है? सेंटर पर। तो इट इज समथिंग लाइक कि सेल को हटाकर एक पॉइंट चार्ज जब सेंटर पर रखेंगे, तो सेंटर से आर डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखने बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर आउटसाइड द सेल इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसी दिशा में मैं एक वेक्टर मान लेता हूं, इसी दिशा में मैं एक वेक्टर मान लेता हूं ऐसा। तो अपने इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा? आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर आउटसाइड द सेल इज के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का टेल कहां पर है? तो टेल है सेंटर ऑफ द सेल पर। हेड कहां पर है? तो हेड है एट पॉइंट पी। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। चलिए, तो इसी के लिए यदि आपसे कोई बोले कि मुझे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करके बता दो डिस्टेंस के साथ, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। वाई एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहां से है? तो दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल से, सेल के सेंटर से। तो सेल के सेंटर से जब तक आप सरफेस पर नहीं आ जाते हैं तब तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। समझ रहे हैं?
यानी इस पूरे रीजन में अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है, 0 इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फॉर्मूला KQ/R² है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको सरफेस पर निकालना हो, मैं सरफेस बोलूं या सरफेस के जस्ट बाहर बोलूं, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी सरफेस या जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल, तो उसका एक्सप्रेशन होगा KQ/R² के बराबर, KQ/R² के बराबर। तो जैसे ही आप सरफेस पर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गया कितना, KQ/R² के बराबर। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वाले सेल के बाद, आउटसाइड वाले सेल पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया, ये ग्राफ भी बना दिया। ठीक है, आप चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा कि फॉर एनी पॉइंट outside the cell, for any point outside the cell, cell can be replaced by a point charge, cell can be replaced by a point charge kept at सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, और इनसाइड वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अंदर तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हॉलो स्फीयर के बाद या शेल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। सॉलिड स्फीयर से मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर नहीं है, सरफेस पर नहीं है, बल्कि वॉल्यूम में। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज Q है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस R है। ये इसका सेंटर C है और ये इसका रेडियस R है। अगेन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नेचर का है, यानी चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो हमें फिर से बाहर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर अंदर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, तो देखिएगा इसके लिए हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हैं, और डेरिवेशन में हम लोग सेल वाले रिजल्ट को यूज करके अपना एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये सुन लीजिए कि इसके लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिफाइन कर रहे हैं। यहां रो से मेरे कहने का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल चार्ज Q बाई टोटल वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई R³ के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं कहां, तो डेरिवेशन करने जा रहे हैं एनीवेयर आउटसाइड द सेल, सॉरी सेल नहीं बच्चों, स्फीयर। चलिए, जैसे हमें एक बार के लिए इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि यहां से यहां से यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो क्या तरीका है, तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, आप सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर आ जाइए, एक स्फीयर बनाइए, और फिर से सेंटर से x प्लस dx डिस्टेंस दूर आ जाइए, और एक दूसरा स्फीयर बनाइए। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि सेंटर से एक बार के लिए हम लोग x डिस्टेंस दूर गए हैं, फिर इसी सेंटर से x प्लस dx डिस्टेंस दूर गए हैं, यानी कि ये हम लोगों ने बना लिया है इसके अंदर एक बहुत ही छोटे से थिकनेस का, एक इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस का एक सेल। इसी सेल का नाम है, इस सेल का नाम है एलिमेंटल सेल। क्या नाम है इसका, एलिमेंटल सेल। इस एलिमेंटल सेल की वजह से इस पॉइंट P पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी DE, और ये जो हमारा पूरा सॉलिड स्फीयर है, इसमें ऐसे ही ढेर सारे एलिमेंटल सेल होंगे,
जिनकी रेडियस डिफरेंट होगी। मतलब आप ऐसा सोचिए कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेडियाई वाले ढेर सारे एलिमेंटल सेल हैं, तो इसी एलिमेंटल सेल से तो मिलकर हमारा पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर बना हुआ है। तो एक एलिमेंटल सेल की वजह से इस पॉइंट पी पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, वैसे ही दूसरे जितने भी एलिमेंटल सेल होंगे सबकी वजह से इस पॉइंट पी पर छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनती चली जाएगी। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे तो हमारे पास पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस एलिमेंटल सेल के पास एक छोटा सा चार्ज होगा, उस छोटे से चार्ज को हम लोग लिख रहे हैं डी क्यू। ये डी क्यू कितना होगा? तो डी क्यू होगा जो भी यहाँ की चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसका नाम है रो। उस यूनिट वॉल्यूम वाले चार्ज को हम लोग इस एलिमेंटल सेल के छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिमेंटल सेल का छोटा सा वॉल्यूम है डीवी। रो कितना है? रो है 3Q बाई 4πr³। इस एलिमेंटल सेल का छोटा सा वॉल्यूम कितना है? तो छोटा सा वॉल्यूम है 4πx² dx। 4π से ये 4π कैंसिल आउट हो गया, तो dq का जवाब आ गया 3Q x² dx अपॉन r³। ये ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट P पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? तो ये जो पॉइंट P है ये इस एलिमेंटल सेल के लिए बाहर का कोई पॉइंट है। तो बाहर के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी है जिसका नाम DE है, वो DE क्या होगा? वो DE होगा K dq भाई इसके सेंटर से डिस्टेंस यानी कि स्मॉल r²। ठीक है, चलिए तो इस D को मैं फिर से लिख रहा हूं, दिस D इज ये K, ठीक है। dq की जगह लिख लेंगे 3Q x² dx डिवाइडेड बाई r³ इंटू स्मॉल r²। इसी को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है तो ये जो ऐसे जितने भी सेल होंगे इस पूरी सॉलिड स्फीयर के अंदर, जितने भी सेल होंगे, हर सेल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हर सेल की वजह से आएगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से कैपिटल R तक। ये x dx के लिए ही इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से R तक। तो DE का इंटीग्रेशन E है, ये K बाहर आ गया, r³ बाहर आ गया, ठीक है। स्मॉल r² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 3³ बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन किसका रह गया? x² dx का। x² dx का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, लिमिट डाल दूंगा 0 से R तक, तो ये कितना हो जाएगा? r³ बाई 3। तो ये 3 से 3 निपटा, r³ से r³ निपटा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया KQ बाई r²। लीजिए, ये फिर से पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट आ गया क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ये KQ बाई r² तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आप इस पूरे सॉलिड स्फीयर को हटाकर एक पॉइंट चार्ज लेकर आ सकते हैं, जिस पॉइंट चार्ज को कहां रखना है? तो इस स्फीयर के सेंटर पे। कब? तो सिर्फ तब जब आपका पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वो या तो स्फीयर के सेंटर पर, वो या तो स्फीयर के सरफेस पर हो, या नहीं तो सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर हो। ऑलराइट। तो मैं एक बार के लिए रिजल्ट लिखता हूं कि फॉर एनी पॉइंट R ग्रेटर देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू KQ बाई r²। ठीक है, चलिए ये रिजल्ट मैंने इधर साइड में लिख दिया है। क्यों लिख दिया साइड में? क्योंकि अभी हमें एक पॉइंट पर अपनी कैलकुलेशन और करनी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कहां अपनी कैलकुलेशन और करनी है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब अगला नेक्स्ट दूसरा है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल। जैसे हमें इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर किसी पॉइंट P पर, जो कि यहां सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। ऑलराइट, ये जो पॉइंट P है ये सेल के अंदर ही है, अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है।
तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ऐसा तो नहीं सोच रहे ना, नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी चलिए निकालते हैं। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे एक तो एलिमेंटल सेल मैंने बना रखा है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ एलिमेंटल सेल तो इस पॉइंट पी के बियॉन्ड भी होंगे, मतलब ऐसे भी एलिमेंटल सेल होंगे जो इस पॉइंट पी के आगे होंगे। क्या ये एलिमेंटल सेल जिसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या ये एलिमेंटल सेल पॉइंट पी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्या? जवाब है नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। इस पॉइंट पी तक, इस पॉइंट पी पर सिर्फ वही एलिमेंटल सेल्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो पॉइंट पी के पहले हैं, पहले। इस पॉइंट पी के बाद वाले जो भी सेल्स हैं वो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट पी के आगे के जो सेल्स है ना, उसके लिए पॉइंट पी अंदर का कोई पॉइंट है, और सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि पॉइंट पी से पहले पहले वाले जो सेल हैं सारे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पॉइंट पी से लेकर, पॉइंट पी से लेकर सरफेस के बीच में जितने भी एलिमेंटल सेल होंगे वो लोग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन सेल्स के लिए पॉइंट पी अंदर का पॉइंट है। चलिए ये वाली बात समझ आ रही है? तो यदि ये समझ आ गई है तो इस पॉइंट पी पर जो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं डीई लिखूंगा, वो फिर से मैं k टाइम्स ऑफ डी क्यू बाय ये इस सेंटर C से पॉइंट P तक का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर लिखूंगा। आई होप मेरी ये वाली बात समझ आ रही है। तो ये k ठीक है, dq की वजह से, मतलब सॉरी dq की वैल्यू क्या लिख लेंगे, तो dq इज 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई स्मॉल सॉरी कैपिटल R क्यूब स्मॉल r स्क्वायर। हमें क्या करना है, तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। अब की बारी इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, तो अब की बारी इंटीग्रेशन जीरो से स्मॉल r तक ही होगा, बस पॉइंट P तक ही जाना है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए तो लिखिए इसको, k बाहर हो गया, 3q बाहर हो गया, r क्यूब बाहर हो गया, स्मॉल r स्क्वायर बाहर हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, x स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डालेंगे जीरो से स्मॉल r, तो ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3। ये 3 से 3 निपटा, r स्क्वायर से ये गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ये डीई का भी इंटीग्रेशन हो गया e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुका है k क्यू स्मॉल r बाई r क्यूब के बराबर। ये लीजिए, ये एनीवेयर इनसाइड का एक्सप्रेशन आ गया, एनीवेयर इनसाइड का एक्सप्रेशन आ गया। चलिए आप बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख दूंगा कि ई वेक्टर क्या होगा, तो ई वेक्टर होगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू ये इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लेता हूं, ये सेंटर पी सी से पी पॉइंट की तरफ जाने वाला ये वेक्टर आर वेक्टर है, तो अपने इस एक्सप्रेशन को आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें। आर कैप इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये आर वेक्टर, ये ठीक है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उस समय चार्ज को साइन के साथ लिखिएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो इतना है ही सही। चलिए वेक्टर एक्सप्रेशन लिखा, क्यू के टर्म्स में लिखा। अब एक बात बताइए कि यहां से आप क्यू क्या लिख सकते हैं, तो आप क्यू क्या लिखेंगे, आप क्यू क्या लिखेंगे, तो क्यू आप लिख सकते हैं 4 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 3। तो यदि मैं क्यू को उठाकर यहां से यहां रख दूं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा के, क्यू की बजाय मैं लिख रहा हूं 4 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 3, ये स्मॉल आर ठीक है, बाई आर क्यूब, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ये जो k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू 4 पाई रो इनटू आर बाई ये 3, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं दिस इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद रखना है। फिर वेक्टर फॉर्म में आप बोलेंगे इसी रिजल्ट को लिखने के लिए, तो ई वेक्टर इज रो इनटू आर वेक्टर बाई 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए, ये मैंने रो के टर्म्स में भी लिख दिया है, चार्ज के टर्म्स में भी लिख दिया है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इधर जहां मैं रिजल्ट साइड में लिख रहा था, तो आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए भी फटाफट से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ये y एक्सिस के अलोंग तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और x एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो जब तक आप सेंटर से चलकर सरफेस तक नहीं आ जाते हैं, तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ते 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 सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है। इनसाइड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर है ना, और आउटसाइड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन है। जैसे ही आप सरफेस पर आए, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए एक जुगाड़ भी था हमारे पास, वो जरा जुगाड़ भी देख लीजिएगा। यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इनसाइड वाले पॉइंट पर आप सीधा भी रिजल्ट को सोच सकते थे। जैसे लेट से कि ये था हमारे पास सेल, ये सेल है, ये सेल का सेंटर है C, ये रेडियस है R, इस सेल पर टोटल चार्ज है Q, इस सेल के लिए चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई R क्यूब के बराबर है। यदि मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे इधर किसी पॉइंट P पर, जो कि यहां से R डिस्टेंस की दूरी पर है, इधर किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो बिना इंटीग्रेट किए आप जुगाड़ से भी आंसर बता सकते थे। आप ऐसा बताते कि ये R डिस्टेंस में एक ऐसा स्फीयर बन रहा है ना, और इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्फीयर की वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी स्फीयर की वजह से होगा। क्योंकि जैसा हम लोगों ने डेरिवेशन में भी यूज किया कि इस पॉइंट P के आगे बनने वाले जो एलिमेंटल सेल्स थे, वो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे थे, क्योंकि उन सेल के लिए पॉइंट P इनसाइड का पॉइंट था। ये ठीक है। तो अब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है K Q बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो इस ग्रीन वाले रीजन में लेट से चार्ज है Q डैश, इस ग्रीन वाले रीजन में चार्ज कितना है? Q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज मैंने Q दे रखा है। और ग्रीन वाले सेल का रेडियस कितना है? तो ग्रीन वाले सेल का, सॉरी सेल नहीं स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस कितना है? स्मॉल r स्क्वायर। तो अब क्या करना है? सिर्फ आपको ये Q डैश लिखना है। Q डैश कैसे आ जाएगा? तो Q डैश ऐसे आ जाएगा कि पूरे 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज है वो Q है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो Q/4/3 पाई R क्यूब है, जिसको हम लोगों ने रो बोला है। हमें कितने वॉल्यूम में चार्ज चाहिए? तो हमें 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम में चार्ज चाहिए। तो इतने वॉल्यूम में चार्ज है 3Q/4 पाई R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 कैंसल आउट हो गया। तो ये जो हमारा Q डैश है, Q डैश हमारे पास आ रहा है Q R क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। इसको यहां से उठाएंगे, यहां डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हमारे पास आ जाएगा K बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ठीक है, और Q डैश की वैल्यू है कैपिटल Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये R स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आ गया है KQR बाई R क्यूब या रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, ये ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर, जिसके पास चार्ज कितना है? तो इस स्फीयर के पास चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है R। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर,
फाइंड आउट द फॉलोइंग, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। बताइए भाई, स्मॉल क्यू पर फोर्स कितना होगा? स्मॉल क्यू पर फोर्स होगा 0 0। तो पहले सवाल का जवाब है, आपको फोर्स निकालना है स्मॉल क्यू पर, तो स्मॉल क्यू पर फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल क्यू वाला तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो सी पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी कितना है? 0 है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले कौन से लोग हैं? तो वैसे तो एक बार के लिए आप सोच सकते हैं दो लोग हैं, एक तो सेल भी बनाएगा और सेंटर पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल भी बनाएगा, लेकिन ऐसा मत सोच लीजिएगा, सेल की वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ क्यू की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल की वजह से पॉइंट सी पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आई बात समझ? तो कितना होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई वो डिस्टेंस सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब आप बताइए कि पॉइंट बी पर कितना होगा? तो तीसरे पार्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर, तो ये जो बी है वो सेल के बाहर का कोई पॉइंट है, तो यस, अब इस पॉइंट पी पर सेंटर पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और सेल तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेंटर का चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेल। तो सेंटर पर पड़े हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई डिस्टेंस सी बी का स्क्वायर, सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई, तो सेल के लिए बाहर का कोई पॉइंट है, तो बाहर का पॉइंट है तो सेल पर पड़े हुए सारे के सारे चार्ज को उठाकर कहां पटक देंगे? सेंटर पर। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सी बी ही तो है, तो दिस इज डिस्टेंस सी बी का स्क्वायर। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाय सी बी का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं कल को पूछ लेता हूं कि यहां बी पर कोई एक चार्ज पार्टिकल रख देता, लेट से -2q, उस पर फोर्स कितना होता? तो उस पर फोर्स निकालने के लिए ये जो भी बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मल्टीप्लाई कर देते बी पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल से। ठीक है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? बी पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बता देते? फोर्स बता देते। सुनिएगा, एक इसी से मिलता जुलता सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, कुछ ऐसा सही। ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, ठीक है, अंदर वाले सेल की रेडियस है स्मॉल आर, बाहर वाले सेल की रेडियस है कैपिटल आर। अंदर वाले सेल पर चार्ज है स्मॉल क्यू, बाहर वाले सेल पर चार्ज है कैपिटल क्यू। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में कितना फोर्स होगा? 0। फोर्स कितना होगा? 0 होगा। कैसे निकालेंगे फोर्स? तो फोर्स निकालने के लिए आप दो तरीका सोच सकते हैं कि या तो बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर वाले चार्ज से, या नहीं तो अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर वाले चार्ज से। तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। एक बार के लिए जैसे किसी ने सोच लिया कि एक काम करते हैं, यहां पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट के पास एक छोटा सा चार्ज है dq। इस छोटे से चार्ज dq पे इस अंदर वाले सेल की वजह से एक छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा? df के बराबर। वो df कितना होगा? तो वो df होगा ये छोटा सा चार्ज dq इनटू अंदर वाले सेल की वजह से इस पॉइंट p पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो k स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि यहां पे आपने एक ऐसा छोटा सा dq चार्ज लिया है, तो ठीक यहां पर मतलब इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा dq चार्ज होगा ऐसा ही, और उस पर भी एक ऐसा ही df फोर्स काम कर रहा होगा। तो ये df एक दूसरे को निपटा देंगे, तो ऐसे भी फोर्स कितना आएगा? 0। ऐसे भी 0 आएगा। कहने का मतलब है यदि किसी ने ऐसा सोच लिया होता कि बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाले चार्ज से, तो भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है,
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इधर किसी भी पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, जीरो। ठीक है। इसमें 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 इसी में यदि इस अंदर वाले सेल को मैं कोई इर्रेगुलर ज्योमेट्री दे देता हूं, ऐसा इर्रेगुलर, मतलब एक कोई इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास भी टोटल चार्ज कितना है, क्यू ही है। ठीक है, कंडक्टर है तो चार्ज कहां होगा, उसके आउटर सरफेस पर ही होगा। अब बताइए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, अब भी जीरो ही रहेगा, अब भी फोर्स जीरो ही रहेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि लॉजिक तो फिर से वही है कि आप बाहर वाले सेल की वजह से अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, उसको अंदर वाले किसी एक छोटे से चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए, एक छोटा सा फोर्स आएगा, फिर उसको जोड़िएगा, तो वो छोटा सा फोर्स ही नहीं आएगा, क्योंकि अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो अब भी फोर्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा काम और निपटाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग एक बार के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर से किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर ही, जिसके अंदर एक कैविटी है और वो कैविटी नॉन सेंट्रिक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिएगा। देखिए, ये है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज है वो चार्ज यहां कहीं है, यहां। इस सॉलिड स्फीयर के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी है रो, और ये कैविटी है, दिस इज कैविटी। ये क्या है, ये कैविटी है। ठीक है, चलिए, ये इसका सेंटर है O, ये कैविटी का सेंटर है C, और यहां पर जस्ट कोई एक रैंडम पॉइंट है P। ठीक है, कोई एक रैंडम पॉइंट है P। हमें क्या करना है, तो इसी रैंडम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना है, रो है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कैविटी वाली बॉडी को डील करने का तरीका क्या है, कि चार्ज डेंसिटी इस कैविटी की है जीरो, तो जीरो को हम लोग एक बार लिख सकते हैं प्लस रो प्लस माइनस टाइम्स ऑफ रो। मेरे कहने का मतलब है कि इस कैविटी को फिल कर दीजिए, किससे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से आप फिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, है ना। मतलब एक बार के लिए आप इस चीज को कंपोजिशन मान सकते हैं। एक ऐसा सॉलिड स्फीयर हो गया ये, प्लस 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 प्लस, एक ऐसा दूसरा सॉलिड स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, और ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है उसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। इन दोनों को सुपर इंपोज करेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कहां, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से बनेगा। इसके लिए जो पॉइंट पी है वो यहां कहीं है, इसके लिए पॉइंट पी जो है वो यहां कहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से भी बनेगा, नेगेटिव वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से भी बनेगा। ठीक है, मैं एक बार के लिए वेक्टर एक्सप्रेशन ही लिखता हूं, ठीक है, फिर एंड में मैग्नीट्यूड अलग से लिख लेंगे। ठीक है, चलेगा। तो बताइए भाई कि इस पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो अभी अभी लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रो इनटू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं एक बार के लिए ओ पी वेक्टर लिख दूं, रो आर बाई 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही था ना। चलिए, प्लस नेगेटिव वाले की वजह से, तो ये वाला वेक्टर हमारा ओपी वेक्टर हो गया। ठीक है, दिस वेक्टर इज व्हाट, ओपी वेक्टर। नेगेटिव वाले की वजह से लिखिए, तो नेगेटिव वाले की वजह से उसकी डेंसिटी यानी कि माइनस रो इनटू सी पी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं बाहर। तो दिस इज ओपी वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स ऑफ सीपी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास ओपी वेक्टर। माइनस टाइम्स ऑफ सीपी को क्या लिख देंगे, माइनस टाइम्स ऑफ सीपी को प्लस पीसी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ओपी वेक्टर है, और पीसी वेक्टर क्या होगा,
पीसी वेक्टर ये होगा, ये दिस वेक्टर इज पीसी वेक्टर। तो बताइए भाई जरा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, और ये ओपी प्लस पीसी किसके बराबर होगा? ओपी प्लस पीसी ओ सी वेक्टर के बराबर होगा ना। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओ सी वेक्टर। तो ये तो पॉइंट पी से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी पॉइंट पी आपका ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ओ हमारा इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर था और सी क्या था? कैविटी का सेंटर था। ठीक, तो इसका रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इसी रिजल्ट को मैं एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर में यहां पर था कैविटी, ठीक है। कैविटी का ये सेंटर सी था, इसका सेंटर ये ओ था। तो ये O और C के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है A। O और C के बीच में डिस्टेंस है A। तो ये समझ आ रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैविटी के किसी भी पॉइंट पर, कैविटी के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रो इंटू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। बताइए कोई डाउट है? कैविटी के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन यहां पर ऐसी होगी, ओसी वेक्टर के लॉन्ग था ना डायरेक्शन। तो इस पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा? एक जैसा होगा। समझ गए? समझ गए? ठीक है, लिख लिया था ना ये, ओके। हाँ, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। वैल्यू है रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर है, रो नॉट कांस्टेंट है और स्मॉल आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फॉलोइंग पोजीशंस के लिए निकालना है। समझ गए? सवाल समझ गए क्या है? देखिए मैं बताता हूं कि एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर। सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोगों ने अभी बकायदा डेरिवेशन किया, उसमें क्या था कि डेंसिटी कांस्टेंट था। अभी क्या बताया जा रहा है कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पर जो डेंसिटी है रो, वो रो नॉट इंटू स्मॉल आर के बराबर है। यानी आप सेंटर से जैसे 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 दूर जाएंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। यानी ये एक नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। आई होप दिस इज गुड। ठीक है, क्या करना है हमें? तो जैसे हमें सबसे पहले इनसाइड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर आउटसाइड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए चलिए एक काम करते हैं, यहां सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाते हैं और x डिस्टेंस दूर जाकर हम लोग क्या करते हैं, तो एक शेल बना लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर से सेंटर से x प्लस dx डिस्टेंस दूर जाकर एक दूसरा सेल बना लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एलिमेंटल सेल। इस एलिमेंटल सेल का थिकनेस कितना है बताइए? इस एलिमेंटल सेल का थिकनेस है dx। इस एलिमेंटल सेल के पास एक छोटा सा चार्ज है जिसका नाम है dq। वो dq कितना होगा? तो वो dq होगा जो भी डेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, इसको इस एलिमेंटल सेल के छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी कितना है? डेंसिटी दे रखा है रो नॉट आर। x डिस्टेंस आगे डेंसिटी कितना होगा? रो नॉट इंटू एक्स। ये x या r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। इस एलिमेंटल सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, है ना। 4 पाई एक्स स्क्वायर तो सरफेस एरिया हो गया, dx क्या हो गया? थिकनेस हो गया। तो ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ये dq को मैं लिख लेता हूं, dq इज रो नॉट इंटू 4 पाई एक्स क्यूब dx, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आइए, इस पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैं अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इस पॉइंट P के पहले जितने भी एलिमेंटल सेल हैं सबके लिए ये पॉइंट P क्या है? आउटसाइड वाला ही है,
इस पॉइंट पी के बाहर कोई सेल ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पी के बाहर जो भी सेल होगा, जैसे बाहर यदि आपने कोई सेल बना भी लिया, तो इस सेल की वजह से अंदर कोई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पी पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक छोटा सा चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है क्या? है ना? चलिए डी क्यू क्या लिख लेंगे? तो ये के बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ठीक है। डी क्यू हम लोगों ने लिख रखा है, दिस इज रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसी को हम लोग क्या करेंगे बताइए? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करना है? तो इंटीग्रेट करना है आपको 0 से स्मॉल आर के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ई के लिए हो जाएगा। तो डी का इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुका है ई। ठीक है, देखिएगा ये के बाहर है, रो नॉट बाहर है, 4 पाई बाहर है, स्मॉल आर स्क्वायर बाहर है। इंटीग्रेशन किसका रह गया? एक्स रेस टू दी पावर 3 dx का। तो वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स रेस टू दी पावर 4/4, 0 से लेकर स्मॉल आर तक। तो के को मैं एक बार के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, रो नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये आ रहा है स्मॉल आर रेस टू दी पावर 4/4। ठीक है, यही होगा। कितना आ रहा है हमारे पास? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पर ये 4 पाई से 4 पाई गया, तो दिस इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इनसाइड वाले पॉइंट पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, अब यदि इनसाइड वाला समझ आ गया है तो आउटसाइड वाला भी बना लें। तो आउटसाइड वाले के लिए क्या करना होगा बताइए? इनसाइड वाले पॉइंट के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फिर से कहानी मोर और लेस सेम ही है। वैसा ही आप एक एलिमेंटल सेल ले रहे हैं, एलिमेंटल सेल मैंने बना ही दिया है, चार्ज उस पर इतना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो भी एलिमेंटल सेल इस रीजन में बनेगा, उसके लिए ये पॉइंट P इसके बाहर का कोई पॉइंट है, बाहर का कोई पॉइंट P है। तो अब ये आउटसाइड वाले किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो K dq बाई ये सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये K ठीक है। dq की बजाय क्या लिखेंगे? dq की बजाय रो नॉट इंटू 4 पाई कितना था? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अपने इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा? जोड़ना, यानी इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बताइए कहां से कहां के लिए? आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करते हैं? 0 से कैपिटल आर के लिए। ठीक है, तो ये के बाहर, रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, स्मॉल आर स्क्वायर बाहर, ये एक्स रेस टू दी पावर 3 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स रेस टू दी पावर 4 बाई 4। ठीक है, हाँ, ये लिमिट इसमें डाल दीजिए। के को मैं लिख लेता हूं फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो नॉट 4 पाई बाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज आर रेस टू दी पावर 4/4। ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पर हमारे पास आ रहा है रो नॉट इंटू आर रेस टू दी पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ग्राफ बनाना हो डिस्टेंस के साथ, तो कैसा बनेगा वो ग्राफ? यहां वाई एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। ठीक है, तो इनसाइड वाले पॉइंट में बताइए, इनसाइड वाले पॉइंट में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, ठीक है। तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड हो गया, और आउटसाइड वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन था, ठीक है ना।